प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, सुन पा रहे हो? तो क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत? तो यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में से अपवर्तित होती है, तो उसके मार्ग को पलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश कर रही थी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश किरण डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट माध्यम है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मान लो वायु है, एयर, ये, और ये मान लो वाटर है, पानी है, और ये मान लो गिलास है, कांच है, ये वाला माध्यम देख पा रहे हैं आप? ठीक है, और ये मान लो फिर से वायु है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट माध्यम हो गए। तो प्रकाश की किरण डिफरेंट माध्यम से, जैसे मान लो वायु से चली। अब वायु कैसा माध्यम है? वायु सघन है कि विरल है? हाँ? विरल। विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये ऐसी आ जाएगी, कुछ अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, कुछ यहाँ होगी। तो देखिए, ये विभिन्न माध्यमों से जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो क्या करती है, वो उसके मार्ग को अगर पलट दे, मतलब ये नीचे जा रही थी, अगर इसके हम मार्ग को पलट देते हैं तो ये वापस जहां से आई थी वहीं चली जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने समतल दर्पण रख दिया नीचे, तो ये समतल दर्पण रख दिया तो क्या होगा, ये क्या करेगी, अपने मार्ग में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए समतल दर्पण रख दिया हमने, तो ये रिटर्न अपने मार्ग में वापस चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता मतलब वही उत्क्रमणीय, जहां से आई थी वहीं से रिपीट हो गई वापस वहीं पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए ए म्यू डब्ल्यू लिखा है। जैसे कि ए म्यू डब्ल्यू क्या है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और डब्ल्यू म्यू ये मतलब क्या है, वाटर के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, और जी म्यू ये मतलब कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये इक्वल होता है बन के, पूरा जो होता है ये इक्वल होता है बन का। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार ये सब आपस में क्या होते हैं, एक के बराबर होते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जितने भी माध्यम थे उनका जो गुणनफल है वो एक के बराबर होता है। अर्थात अगर हमको ए म्यू डब्ल्यू निकालना है तो इस पूरे को ना क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इसके साथ में रिलेशन निकालना है, किसी के भी साथ, मान लीजिए हमको तीन ना करके दो माध्यम कोई से ले लेते हैं, तो इसमें दो माध्यम मान लीजिए ए म्यू डब्ल्यू, मतलब कि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और हमको निकालना है इसमें, सॉरी जी म्यू ये निकालना है। मान लीजिए जी म्यू ये मतलब ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष वायु का। मान लीजिए ये कांच है और ये वायु है, तो दो माध्यम है मान लीजिए, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो है, ये जो दिख रहा है ए म्यू जी, ये हम निकाल पाएंगे। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए ये गलत हो गया है, ये जी म्यू ए है, इसको गलत है, ये जी म्यू ए है। जी म्यू ए है, मतलब कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये होगा 1/, इसी को हम पलट देंगे ए म्यू जी हो जाएगा ये, क्योंकि पलटना है, जिस माध्यम से आई थी उसी में वापस रिटर्न करना है ना किरण को। तो जी म्यू ये कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 1/, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए इसको लिख रहे हैं, किसको, डब्ल्यू म्यू ए, मतलब कि इसको हमको निकालना है,
डब्ल्यू म्यू ए, इसका क्या मतलब हुआ? पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसी को पलट देंगे ए म्यू डब्ल्यू। तो ये क्या होगा? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब जो होगा उसको हम 1/, में करके पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक, क्लियर है? इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करे, तो वायु से कांच में प्रवेश करे तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान होगा। तो तरंगदैर्घ्य का और अपवर्तनांक का रिलेशन इसमें हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वायु से कांच में जा रही है तो क्या लिखेंगे हम? ए म्यू डब्ल्यू लिखेंगे। ए म्यू डब्ल्यू मतलब, अरे ए म्यू डब्ल्यू नहीं आएगा, ए म्यू जी आएगा। ये भी गलत हो गया, थोड़ा सा ठीक कर लेना। क्या आएगा? ए म्यू जी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। क्लियर? तो ए म्यू जे मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने कल डिस्कस किया था, कितना होता है? 3/2 या 1.5। ये रख देंगे बराबर में लैम्डा ए कितना दिया है क्वेश्चन में? 4800। और म्यू जी हमको पूछा है, सॉरी लैम्डा जी निकालना है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4800 इंटू 2/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3200 एंगस्ट्रॉम। ऐसे निकालेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्योंकि हमको वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी थी, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मतलब लैम्डा ए दिया था हमको, इसलिए हमने लैम्डा वाला फॉर्मूला सिलेक्ट किया। ठीक है, और लैम्डा जी निकालना था कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुछ फैक्ट है। उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखने पर वस्तु पास दिखाई देती है। अब विरल माध्यम मान लीजिए क्या है? वायु है। मान लीजिए आप वायु में है, और सघन माध्यम मान लीजिए पानी में कोई चीज वस्तु डली हुई है, तो उसको देख रहे हैं तो आपको कैसी दिखाई देगी? वस्तु पास में दिखाई देगी। मान लीजिए कोई सिक्का डला है तालाब में, और आप अपन बाहर से देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा वो पास में हो। और इसका अपोजिट देखें, सघन माध्यम से विरल में, अगर पानी के अंदर है कोई और अगर वायु में स्थित कोई वस्तु को देख रहा है तो वो वस्तु दूर दिखाई देती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक तालाब है, तालाब सघन माध्यम है, तालाब में कोई मछली है, तो मछली है और वो बाहर वायु में स्थित कोई व्यक्ति है, उसको देख रही है मछली, तो मछली को वो जो वस्तु है वो कैसी दिखाई देगी? दूर दिखाई देती है। क्लियर? और अपन मान लीजिए अपन अगर बाहर है तालाब के और मछली अंदर है, तो मछली अपने को कैसे दिखाई देगी? पास में दिखाई देगी। क्लियर? चलिए ठीक है। आगे है अपवर्तन का दैनिक जीवन में प्रभाव है। ठीक है, तो क्या प्रभाव है? अपवर्तन के कारण ही तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो जो तालाब की तली जो ऊपर उठी हुई हमको दिखाई देती है, वो किसके कारण देती है? अपवर्तन के कारण। और पानी में डूबी हुई छड़ तिरछी दिखाई देती है, ये भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन के कारण ही जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और चौथा है, वायुयान वास्तविक ऊंचाई से दूर दिखाई देता है, जो रियली ऊंचाई है उससे ज्यादा दूर दिखाई देता है हमको। ठीक है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। एरोप्लेन,
एरोप्लेन वो रियल रियल डिस्टेंस से दूर दिखाई देता है, वो होता पास में है दरअसल, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दूर है उससे। हाँ, और दूसरा है दिन की लंबाई वास्तविक लंबाई से अधिक प्रतीत होती है। जो जो बड़े दिन छोटे दिन होते हैं ना, वो भी इसी के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है। आगे हमारा अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण। तो इसको समझना ठीक से। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया था अपवर्तन, तो इसमें लिखा है क्रांतिक कोण किसे कहेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में जा रही है, तो हमको पता है वो क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। और अगला आगे है, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, आपतन कोण मतलब आई के एक निश्चित मान के लिए, मान लीजिए कोई भी है वो निश्चित मान एक्स वाई जेड, उसके लिए अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए, जिस जिस स्टेज पे आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा ना, उसी को उसी को हम बोल रहे हैं क्रांतिक कोण। जैसे एक बार और लास्ट बार, ये माध्यम है हमारा, ये है सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। अब ये मान लीजिए आपतित किरण है आई। ठीक है। और मान लीजिए ये है हमारा, ये आर है। ठीक है। आर बराबर 90 डिग्री। वो ये कह रहा है कि ये जो आई की वैल्यू है, इसको कितना कितना बढ़ा दिया जाए इसके कोण को, कि ये 90 हो जाए आर। जिस स्टेज पर ये आर की वैल्यू 90 हो जाएगी ना, इसको बढ़ाने पर, आई को आई को बढ़ाने पर, जिस स्टेज पर ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, उसी को बोल देंगे हम क्रांतिक कोण सी। ठीक है ना। हाँ, और उस स्टेज में जब आर 90 हो जाएगा ना, तो उस स्टेज में आई बराबर सी हो जाएगा। मतलब आई जो है उसको सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आया कुछ समझ में? पक्का? चलिए, तो ये याद रखना, म्यू बराबर 1/sin c। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला याद रखना, म्यू बराबर 1/sin c होता है। चलिए, आखिर एक और टॉपिक है इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। अब इसको जल्दी समझ में आएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी से रिलेटेड है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, मतलब और बढ़ा दिया, 90 तो हो ही गया था वहां पे, तो किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तथा इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, अभी जो डायग्राम बनाया था हमने, कुछ ऐसा बनाया था। एक मिनट, अभी कुछ ऐसा था हमारा डायग्राम, कुछ ऐसा था अभी। कब था ये क्रांतिक कोण? आई बराबर सी था इसमें। अरे भाई, आई बराबर सी था इस कंडीशन में। लेकिन इसी इसी डायग्राम से समझिए, इस किरण को मान लीजिए और बढ़ा दिया जाए। ये जो है आपतित किरण है, इसके मान को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, और ये कोण बढ़ गया। ठीक है। अब ये भी खिसकेगा, ये नीचे खिसकेगा। अरे भाई, ये भी तो खिसकेगा जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा आर का मान। हाँ, तो यहाँ भी 90 होता तो आई बराबर सी होता, लेकिन ये आई का मान किससे, सी से ज्यादा चला जाएगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा ना, ये भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि ये जो देखिए, ये माध्यम जो था, ये सघन माध्यम था हमारा, ये विरल माध्यम था।
तो इस कंडीशन में क्या हो गई, जो किरण थी वो उसी माध्यम में वापस आ गई, देखो सघन में ही आ गई, सघन से ही गई थी, सघन में ही वापस आ गई। तो इसी को बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, की जिस माध्यम में से गई थी उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस कंडीशन में आपको याद रखना है, जो आई का मान होता है वो सी से ज्यादा होता है, आई हमेशा सी से ज्यादा होगी, सी मतलब क्रांतिक कोण। क्लियर? चलिए ठीक है। तो देखिए, इससे एक न्यूमेरिकल भी है। तो परिभाषा तो समझ में आई गई कि यदि आपतन कोण मतलब आई का जो मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो, मतलब ज्यादा हो, तो किरण पुनः उसी इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिससे आई है, तथा इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, यदि किसी माध्यम के लिए म्यू अपवर्तनांक का मान इतना है 1.414 हो, तो क्रांतिक कोण सी का मान बताइए। तो फॉर्मूला वही लगेगा म्यू और क्रांतिक कोण का जो हमने देखा था। कौन सा? म्यू बराबर 1/sin सी लग जाएगा, ठीक है। और म्यू 1.414, इसके लिए क्या करेंगे हम, म्यू है। हाँ, तो देखिए इसमें साइन सी अगर निकालना है तो साइन सी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/म्यू लिख सकते हैं, ठीक है, 1/म्यू। अब म्यू का मान दिया 1.414, ये तो √2 होता है ना इसका मान, तो इसका मतलब, तो इसकी जगह √2 रख देंगे। इस साइड हमारा साइन सी चल ही रहा है, 1/, तो कितने का मान होता है, साइन 45 का मान, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, साइन 45, और साइन से साइन कट जाएगा, तो सी कितना निकल के आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्रांतिक कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आगे इसका पूर्णांतरिक परावर्तन का महत्व है, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें यही है कि हीरे का जो चमकना है ये भी किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। और रेगिस्तान जो होता है उसमें मरीचिका, मिराज बोलते हैं, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही एक घटना के कारण होता है। देखा है आपने गर्मियों में रेगिस्तान में। और तीसरा है ठंडे प्रदेश जो होते हैं, ठंडे प्रदेशों में समुद्र तट पर खड़े व्यक्ति को दूर से आता जहाज वायु में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, ये भी किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज की टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और उसका नाम रहेगा लेंस। ठीक है।